हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम फिनोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे या रिप्लेस कर दे, तो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमें पता है कि बेंजीन जो है उसके अंदर एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है अबो एंड बिलो दी प्लेन। तो क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो रिंग के अंदर आके अटैच हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, तो उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक तो बेंजीन रिंग जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसके अंदर। दूसरी चीज़ फिनोल के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH जुड़ा हुआ है वो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, और इस तरीके से रिंग के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे, जितने भी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ शो कर रहा हूँ उनके अंदर नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने भी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्यों अटैच होता है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि OH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। क्लियर? उसके अलावा जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, जैसे मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि ऑर्थो पोजीशन एक केस में तो ऑर्थो पे अटैच हो गया, दूसरे केस में पैरा पोजीशन पे अटैच हुआ है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, साइड वाले कार्बन पे आप देख सकते हो जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उससे साइड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब ये रेजोनेंस शो कर सकता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आते भी हैं बनाने। जब प्लस चार्ज उस कार्बन पे आएगा जो OH से जुड़ा हुआ है, यानी फिनोलिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस चार्ज डायरेक्टली उस कार्बन पे आ गया जिस पे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन यहाँ इजीली इसको स्टेबलाइज कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा अगला। पहले केस में मैंने 1 लिखा हुआ है, दूसरे केस में 2 लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स बने। इन स्ट्रक्चर्स से क्या हुआ कि जो रिंग का प्लस चार्ज था वो फिनोलिक ऑक्सीजन पे चला गया। मीन्स प्लस चार्ज की डिलोकलाइजेशन रिंग से बढ़ के और कहाँ तक पहुँच गई है? ऑक्सीजन तक पहुँच गई है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ प्लस चार्ज इज इन्हांस्ड, इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। जो स्ट्रक्चर 1 और 2 मैंने लिखे हुए इनमें सभी की वैलेंस शेल कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट बोला जाता है कि उसकी वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा बाकी सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए जो अटैक है वो यूजुअली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पे नहीं होता। तो ये तो बात थी कि भी OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और रिंग को हाईली एक्टिवेट भी करता है। तो आइए पहली रिएक्शन पढ़ते हैं। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें हम, तो 4 रिएक्शन पढ़ी जाती हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम हैलोजिनेशन देखते हैं। अब फिनोल का जो हैलोजिनेशन होता है वो बहुत फास्ट
होता है और जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजिशंस हैं सभी के ऊपर हैलोजन अटैच हो जाएगा, और वो भी इन द अब्सेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। यूजुअली हैलोजिनेशन में लेविस एसिड, कोई AlCl3 या FeCl3 या बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इस टाइप के कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। बट फिनोल के केस में हमें किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिनोल की रिएक्शन आप सिंपली ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दीजिए, सभी ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो फिनोल्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन दे रेडिली फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, मतलब ट्राई सब्सटीट्यूशन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पेपर में भी पूछा जाता है कि फिनोल की जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाई तो ट्राई सब्सटीट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि रिंग के अंदर मान लीजिए पहले से किसी पोजीशन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा एक्टिवेटिंग नेचर है OH ग्रुप का कि जैसे ही हम हेलोजिनेशन करवाएंगे तो जो पहले से प्रेजेंट ग्रुप है वो भी सब्सटीट्यूट हो जाएगा, वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा हेलोजन से। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में फिनोल के साथ पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड है ये, तो ये सल्फोनिक ग्रुप भी ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। अब पेपर में एक क्वेश्चन जो है यूजुअली पूछा जाता है कि ब्रोमीन वाटर से तो क्या हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगर आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसका आंसर क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मोनो हेलोजिनेशन के लिए फिनोल की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, बट वाटर वहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। हम एक्वस सॉल्वेंट नहीं लेना, हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो आप, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो। तो ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन होगा, ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पोजिशन पे जाएगा, ट्राई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑर्थो ब्रोमोफिनोल फ्रॉम फिनोल, तो आपको रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4 शो करना है। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ट्राई सब्सटीट्यूशन करेगा। अब इसके पीछे भी वजह पूछी जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि फिनोल ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो क्या कर रहा है, ट्राई सब्सटीट्यूशन कर रहा है, जबकि आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन को यूज़ किया तब मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट में बन रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या होती है, आप आंसर में क्या लिखेंगे कि जब एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है तब फिनोल क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होके बनाएगा फिनोक्साइड आयन। फिनोल वो स्लाइटली एसिडिक भी है नेचर में, आप ये कह सकते हो। तो फिनोल से H आयन वाटर ने ले लिया क्योंकि एक्वस मीडियम है, क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन। अभी फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का, तो ये बहुत इजीली रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और रेजोनेंस बनेगा। और इस रेजोनेंस से क्या होगा, रिंग में आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो है वो हाईली एक्टिवेट हो जाएंगी, उन पे नेगेटिव चार्ज तीनों पोजिशन, और दोनों ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर देखे थे, शुरुआत में मैंने दिखाए थे फिनोल की, कि फिनोल में भी ऐसा ही रेजोनेंस होता है, वहाँ भी फिनोल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, बट वहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है, प्लस, और रिंग के ऊपर आता है माइनस चार्ज, तो वहाँ चार्ज सेपरेशन होती है, रेजोनेंस है वहाँ भी, बट वहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है। और जब भी चार्ज सेपरेशन होगी तो स्ट्रक्चर जो है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ये रेजोनेंस की कंडीशंस होती हैं कि चार्ज सेपरेशन होगी तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उस स्ट्रक्चर का कम होगा। तो फिनोक्साइड आयन जो है उसमें ऑर्थो पोजिशंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, जबकि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तब फिनोक्साइड आयन बन नहीं पाएगा, फिनोल एज सच रहेगा। तो फिनोल में ऑर्थो पैरा पोजिशंस का एक्टिवेशन जो है वो कम रहेगा, और ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे एक्टिवेशन कम होगा तो मोनो सब्सटीट्यूशन होगा, ट्राई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है।
आइए नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए देखिए, नाइट्रेशन के लिए यूजुअली नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ किया जाता है, बट क्योंकि फिनोल ऑलरेडी हाईली एक्टिवेटेड है तो हम डाइल्यूट HNO3 से भी काम चला सकते हैं। तो फिनोल की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ केवल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाई, ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप आ जाता है या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे। अब यूजुअली जो यील्ड होती है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम अमाउंट में बनेगा, बिकॉज HNO3 साइमल्टेनियसली क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो अगर आपको यील्ड अच्छी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बना है, इन दोनों में से आपको ऑर्थो और पैरा को अलग अलग करना हो तो कैसे करेंगे। पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑर्थो का कम होता है। वजह क्या होती है, पैरा में होती है भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आपस में अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि ऑर्थो में क्या होगा, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन ए मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल अब दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके सभी मॉलिक्यूल्स में आपस में जो इंटरेक्शन है वो कम है। इस कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो इसलिए इनको सिंपली स्टीम डिस्टिलेशन से हम अलग अलग कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यील्ड आपको ज़्यादा प्रिपेयर करनी है तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में पहले क्या करेंगे, हम इसको एक माइल्ड एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोसोफिनोल बनेगा, यानी नाइट्रोसो ग्रुप पैरा पोजिशन पे आके अटैच होगा और उसकी यील्ड कितनी है, लगभग 90%, 90% बना। फिर फर्दर इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवा के ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन क्योंकि HNO3 का अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इस NO ग्रुप को, NO2 में कन्वर्ट कर देगा। NO का ऑक्सीडेशन होकर एक ऑक्सीजन और अटैच हो गया NO2। तो इस तरीके से हम पैरा नाइट्रोफिनोल को ज़्यादा यील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने यूज़ किया डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो हमने देखा डाइल्यूट HNO3 के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बन रहे थे, बट यील्ड कम आ रही थी क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइज भी करवा रहा है। फिर हमने क्या किया, यील्ड को बढ़ाने के लिए हमने पहले नाइट्रस एसिड का यूज़ करके नाइट्रोसोफिनोल बनाया और उसको हमने नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट किया, उससे यील्ड जो हो वो ज़्यादा हो गई। आइए हम देखते हैं कि अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिंग का ऑक्सीडेशन करवा के प्रोडक्ट की यील्ड पे तो फ़र्क आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। वो क्या है कि फिनोल का जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है भाई, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर दोनों ही कंसनट्रेटेड, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो NO2 ग्रुप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहाँ आए, ऑर्थो या पैरा पे, बट यहाँ क्या होता है, तीनों पोजिशंस पे NO2 ग्रुप आ जाता है, दोनों ही ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे। दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है भाई पिक्रिक एसिड। तो पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज पिक्रिक एसिड, या उसका स्ट्रक्चर लिखिए। तो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो फिनोल को जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। अगेन यील्ड कम आएगी क्योंकि HNO3 क्या है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो फिनोल जो रिंग है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यील्ड अच्छी बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें सल्फोनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीन्स फिनोल का पहले
100 डिग्री सेल्सियस पे हम सल्फोनेशन करवाएंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उससे ऑर्थो और पैरा दोनों पोजिशंस वाले प्रोडक्ट बनेंगे। सल्फोनेशन जब भी होता है तो SO3H ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आ जाता है। फिर इसकी हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा ज़्यादा यील्ड में। नेक्स्ट है कि अगर हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा अभी हमने वैसे देख ही लिया है, बट फर्दर सल्फोनेशन पर्टिकुलर हमें पढ़ना हो तो सल्फोनेशन जब करवाते हैं तो वही ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं H2SO4 के साथ। बट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है कि जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है, जबकि हाई टेम्परेचर पे पैरा आइसोमर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 373 केल्विन पे पैरा प्रोडक्ट बना और 288 केल्विन पे ऑर्थो प्रोडक्ट बना है। तो अगर आप ऑर्थो प्रोडक्ट को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था भी सल्फोनेशन। और लास्ट रिएक्शन है भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूजुअल ये भी दो होती हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन। दोनों पहले के अल्काइलेशन में तो क्या करेंगे हम, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ। अब दोनों में क्या यूज किया जाता है, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो दोनों ही रिएक्शंस हो जाएंगी, अल्काइलेशन भी हो जाएगा, एसाइलेशन भी हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला भी बनेगा, पैरा वाला भी बनेगा। और यूजुअली पैरा आइसोमर जो हो ड्यू टू स्टेबिलिटी ज़्यादा अमाउंट में बनता है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा इश्यू है, वो क्या कि AlCl3 के साथ की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यील्ड जो हो बहुत कम आती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार तो यू भी कह देते हैं कि AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता फिनोल, ऐसे भी बोला जा सकता है। या बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, क्या वजह है? तो वजह क्या होती है कि फिनोल में फिनोलिक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 जो कि हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या है, एक लेविस एसिड। तो फिनोल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लेविस एसिड को। क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो अब ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट नहीं हुई। रादर इस पे प्लस चार्ज है तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो गया तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अब इलेक्ट्रोफाइल उतना आसानी से नहीं जाएगा। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल रिएक्शन यूजिंग अनहाइड्रस AlCl3 जो वो कम फिजिबल होती हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट कम बनेगी। बाकी रिएक्शन हम देख सकते हैं। अब रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस की बजाय किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिनोल प्लस टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, एक अल्काइल हैलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ HF क्या होगा, पैरा पोजीशन पे आप इसको अटैच करके दिखा दीजिए। आप ऑर्थो पे भी दिखा सकते हैं, बट ऑर्थो अमाउंट कम बनती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बन जाता है बल्कि ग्रुप होने से। तो यूजुअली पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होगा, सेम तरीके से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। यील्ड बिल्कुल कम आएगी, नो डाउट। तो एसिड क्लोराइड में से एसाइल ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो दिस वाज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो दिस वर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। आई होप आपको समझ आ गए हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।